एक चीज इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। किसी ने कहा ना, अंग्रेजी में दो लाइनें कहते हैं, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। ये रोने से काम नहीं चलेगा। आपको इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ताकत आपकी वोट है। और अगर आपके जीवन यापन, जिंदगी, भविष्य, वर्तमान से कोई खिलवाड़ करता है कोई भी नेता मंत्री, तो जब समय आता है तो अपने वोट की ताकत से उसको वो सबक आप सिखा सकते हैं। और अगर चूक गए उस वक्त में तो याद रखिएगा कि फिर 5 साल रोना तो पड़ेगा ही। तो कहते हैं ना कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो इस देश के 10 करोड़ से ज्यादा वो जनता जो अंशदान कर रहे हैं और 75 लाख ज्यादा से पेंशनर जो 60 से ज्यादा की उम्र में बैठ के और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अगर इन आंसुओं की कीमत इस सरकार को समझ में नहीं आई तो याद रखिएगा कि ये आंसू है, ये जब अंगारे बन जाते हैं ना तो इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो ऑलरेडी अंशदान कर रहे हैं 8 करोड़ से ज्यादा लोग, वो देख लें आपका भविष्य कि आप भी एक दिन खून के आंसू रोते नजर आओगे। और ये दुख जो है हमसे देखा नहीं जाता। तो हम तो भक्ति मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। हमने हमारे कर्तव्य पालन किया, अपनी बात मानी नहीं, प्रधानमंत्री जी से आंदोलन करते हुए पहुंचा रहे हैं। ये तो आप कैमरा पे इनका रुदन देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग होंगे जो नौकरी जब रिटायर हो गए होंगे आज के वक्त में, कहीं ना कहीं आप यकीन मानिए तौलिया और गांव में गमछा कहते हैं, गमछा से अपने आंसू को पोंछ रहे। रुमाल तो बहुत कम पड़ जाएगा उनके लिए। रुमाल और गमछे से अपने आंसू भिगो भिगो के और निचोड़ निचोड़ के दोबारा पोंछने पे मजबूर है। और गलती क्या है कि सरकार ने एक नीति लाई कि आप पेंशन में पैसा जमा कीजिए और आपको 5,000, 6,000, 7,000 पेंशन मिलेंगे और मिल रहा है बदले में 1,000-1,500 रुपए। थोड़ा सा कहीं से कोई एक रोशनी दिखाई दे कि हाँ हम बहुत नजदीक है काम होने के। देखिए, आज रोशनी क्या, हमें तो पूरा सूरज नजर आ रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने 2 बार कहा है कि मैं आपका प्रधान सेवक हूं, आपका काम करूंगा। आप कोई भी पेंशन उठा सकते हैं, ओपीएस हो, ओआरओपी हो, ईपीएस हो, हर पेंशन वाले इस देश में रो रहे हैं। और वो रोने वाले हैं जो जिंदगी भर मेहनत करके और बुढ़ापे में सुख चैन की रोटी खाना चाहते थे, आराम की जिंदगी जीना चाहते थे, उनका जीना हराम हो चुका है। दोस्तों नमस्कार। 75 लाख लोगों की वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की उम्मीद और कम से कम 8 करोड़ लोगों का भविष्य, इन लोगों की लड़ाई यहां पे ये बुजुर्ग लड़ रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन के लिए लगातार रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक संघर्ष करते रहे, लगातार 7 दिनों तक। कई सांसद इन लोगों के साथ आए, इसमें अमोल कोले हो, हेमा मालिनी से पर्सनली जाके मुलाकात करी, चाहे भूपेंद्र यादव हो श्रम मंत्री हो, चाहे सुप्रिया सुले हो, कई सांसद इन लोगों के सामने आए और जिन्होंने अपना समर्थन दिया, अपना ये कंसेंट जताया कि इनको जरूर इनका पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन लगातार 7 दिनों के तक अनशन भी किया, धरने भी दिए। उसके बाद इन लोगों से कहा गया, एक आश्वासन दिया गया कि आप लोग आमरण अनशन खत्म कर दीजिए और हम आपका ये काम कर रहे हैं। यानी कि आपकी जो डिमांड है 7500 रुपये प्रतिमाह मिनिमम पेंशन की और मेडिकल की सुविधा, वो मिलेगा आपको, और उस पर काम चल रहा है। हमारे साथ कमांडर अशोक राउत जी अभी बस फिर दोबारा दिल्ली पधारे हैं। सर, अभी आप गए थे 14 तारीख को धरना खत्म करके। सबसे पहले ये बताइए कि आप दोबारा दिल्ली में आज आए हैं, आपने बताया था कि वहाँ आप मंत्री जी के स्वागत में भी जा रहे हैं, तो ये क्या मतलब पूरा सिलसिला क्या लोग समझना पसंद करेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा 7 तारीख को जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आक्रोश हुआ। उसके बाद 8 तारीख से रामलीला ग्राउंड 7 तारीख को, 8 तारीख से जंतर मंतर पे हुआ। 14 तारीख को आदरणीय मंत्री महोदय ने हमें बुला के अनशन ख़त्म करने के लिए कहा और ये कहा कि मैं आपका काम जल्दी करूँगा। तो हमने अनशन को स्थगित किया है, ख़त्म तो नहीं कर सकते थे, स्थगित किया। जब हमारी कुछ राहत हमें मिलेगी तो फिर हम ख़त्म भी कर देंगे। लेकिन उसके बाद मंत्री जी ने यह भी कहा था कि अशोक जी, मैं बुल्ढाना आ रहा हूँ। बुल्ढाना वो जगह है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और एनएसी के हेडक्वार्टर वहाँ पे है। और वहाँ पर बुज़ुर्ग लोग, बूढ़े लोग पिछले 5 सालों से लगातार दिन रात क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। 5 सालों से लगातार। और अभी किसी को खबर तक नहीं है इस बात की, अगर सच माने तो। खबर सबको है लेकिन कोई दखल नहीं ले रहा है, कॉग्निजेंस कोई नहीं ले रहा है। खबर सबको है। रोजाना एक निवेदन आदरणीय प्रधानमंत्री के नाम से थ्रू कलेक्टर जाता है
दूसरा निवेदन श्रम मंत्री के पास जाता है और तीसरा निवेदन सीपीएफसी के पास जाता है। ये सारे निवेदन वहाँ से डेली एक टीम कलेक्टर ऑफिस में जाके वहाँ निवेदन देती है, फ़ोटो खिंचाती है, ग्रुप पे डालते हैं, बाकायदा सबको मालूम है क्या हो रहा है। क्योंकि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद तो ऐसा तो कोई अनदेखा नहीं रहता, देखा सबने है, लेकिन उसमें कॉग्निजेंस लेके कोई बड़ा नेता वहाँ पे आया हो, समझाया हो, या कोई बड़ा अधिकारी आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो 5 साल हो गए, दिन और रात एक झोपड़ी सी बनी हुई है जो अपने प्लास्टिक की, उसमें ठंड हो, अभी इतनी ठंड वहाँ पे भी है, ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, दिन में सैकड़ों लोग बैठते हैं, रात में कुछ लोग बैठते हैं, सोते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से वो धुनी जो हमने वहाँ जगाई है वो हमें इस पूरे देश में आंदोलन की ऊर्जा है। तो वहाँ पे जब मंत्री जी आए तो हमने सोचा था कि शायद अनशन पे बैठ मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी की बात करें, हाँ। कौन से? हाँ, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा था अशोक जी मैं बुल्डाना आ रहा हूँ, तो हम इसलिए गए कि भाई हमारे अनशन के स्थल पे उनको ले जाए, लेकिन वो तो नहीं हो पाया, उनका प्रोग्राम में वो तो था ही नहीं, वो वहाँ आए नहीं। तो हम उनको मिले, जहाँ उनका प्रोग्राम था वहाँ जाके उनका स्वागत सत्कार किया और उनको हाथ जोड़ के बोला कि सर हमारा काम करो, लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपका काम कर रहा हूँ। मैंने बोला कब कर रहे हो? तो उन्होंने बोला हम आपका काम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना उन्होंने बोला। तो अभी जल्दी का मतलब मुझे तो अरविंद जी समझ में नहीं आता है। जल्दी 2 घंटे की भी होती है, 2 दिन की भी होती है और 2 महीने की भी होती है। जल्दी चुनाव से पहले भी होती है। जल्दी चुनाव से पहले भी होती है, जल्दी हो सकता है 29 के चुनाव से पहले भी हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में बहुत आक्रोश पैदा करती है। तो ये तो वहाँ की कहानी होगी आपकी बुल्डाना की। नाउ आप अभी दिल्ली में आए हैं, तो फिर किसके बुलावे पर, किस आश्वासन पे आए हैं? देखिए दिल्ली में संसद चल रही है, तो संसद के चलते हम यहाँ पर काफ़ी लोग, पूरा शीर्ष नेतृत्व हमारा, हमने लोगों को नहीं बुलाया, जो नेतागण हैं उनको बुलाया है। वो सारे लोग यहाँ पर आए हैं। आज सुबह हमारी इंडिया गेट पे बैठक भी हुई। अभी यहाँ पर जो है वो लाइजनिंग का, लॉबिंग का काम हम कर रहे हैं। हम हर किसी सांसद को मिल रहे हैं और मंत्री को मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम बीजेपी के महामंत्री विनोद तावड़े जी से मिले, कुछ लोगों से फ़ोन पे बात की। डॉक्टर मुजफ्फरा जो हमारे प्रति सदिच्छा रखते हैं, जो मंत्री है बाल कल्याण, महिला कल्याण, बाल कल्याण, तो उनको उनसे भी बात हुई। हेमा मालिनी जी से बात हुई। ये सभी हम कर रहे हैं। सभी सांसदों को, अभी हमारी कुछ टीमें सांसदों को मिलने गई है। हम अपना वी डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, हम सब करना चाहते हैं जो कि जिससे कि सरकार की इच्छा शक्ति जागरूक हो और उनके दिल में, इस सिस्टम के, पत्थर दिल सिस्टम के मन में एक झरना पैदा हो। चलिए, एक लगातार जो प्रयास कर रहे हैं कमांडर राव जी, और वापस गए बुल्डाना में श्रम मंत्री जी से मिले, वहां भी मिले, दिल्ली में भी मिले थे। तो सवाल यह है कि वहां पे भी इनको कहा गया कि हम काम जल्दी कर रहे हैं। जल्दी से मतलब तो कम से कम 2024 के चुनाव जो आने वाले हैं, और जिसमें ये कम से कम 10 से 12 करोड़ वोटर होंगे, ये अपनी नजरें बिछा के बैठे हैं कि हमारा काम हो जाएगा। इनका काम हो जाएगा तो डेफिनेटली दे विल वोट फॉर देम। तो सवाल यह है कि फिर दोबारा ये दिल्ली आए, लेकिन इस अथक प्रयास के पीछे एक रीजन है, क्योंकि संसद अभी चल रहा है। तो इनका सोचना है कि जितने भी अपने ऑल ओवर इंडिया के खास करके एमपीज हैं, वो तो यहाँ आए होंगे और सबसे एक जगह मुलाकात भी हो सकती है, बात भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि अभी जो आप यहाँ पे आए हुए हैं, कोई जितने से मुलाकात हुई, अमोल गोले जी हो, सुप्रिया सुले हो, हेमा मालिनी हो, और भी कई एमपी यहाँ पे आए हैं, साहब बारने, चंपा साहब बारने हो, चाहे वो हिना गावित जी हो, कभी लोगों से बातचीत तो हुई है। हिना गावित जी तो बीजेपी के ही है, बाबा साहेब बामरे भी बीजेपी की, जो रामलीला ग्राउंड में आए थे। तो वो तो कहते हैं सब ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई आश्वासन मिल रहा है कि हाँ थोड़ा सा कहीं से कोई एक रोशनी दिखाई दे कि हाँ हम बहुत नजदीक है काम होने के? देखिए आज रोशनी क्या, हमें तो पूरा सूरज नजर आ रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने 2 बार कहा है कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, आपका काम करूँगा, इस हिसाब से उन्होंने कहा है कि हम तो सूरज की तरफ देख रहे हैं, छोटी रोशनी की तरफ। तो मतलब रोशनी रोशनी है, अगर वो अपनी बात पर टिके, अपनी बात पूरी करें, अपना वचन पूरा करें। रजावत जी, आपसे भी दो लाइन जानना चाहूँगा कि आप भी काफ़ी सतत प्रयास में लगे हुए हैं। दोबारा आप लोग दिल्ली आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की टीम ने यहाँ पे जंतर मंतर पे 19 तारीख से फिर धरना के लिए आवेदन दोबारा से किया था,
और इन्होंने कहा कि हमें बैठने दीजिए, कम से कम संसद जब तक चल रहा है या हमारा काम जब तक नहीं होता है। इन्हें फिलहाल यहाँ पे परमिशन भी नहीं दी गई है, ये भी दर्शकों को जानना जरूरी है। इस वजह से ये जंतर मंतर पे ही बाहर खड़े हैं और अभी भी प्रयास में है कि हम लोग यहाँ पे बैठे और सरकार तक अपनी बातें दोबारा से पहुंचे कि हमारा काम कर दीजिए। रंधावा जी, क्या लगता है कि फिर दोबारा से आप लोग दिल्ली में आए, क्या प्रोग्रेस है? क्योंकि बहुत सारे 10 करोड़ से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से और हमारे बहुत सारे नेता व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हैं। इनको अल्प पेंशन के कारण और मेडिकल सुविधा ना होने के कारण 200 से 300 लोग रोज मर रहे हैं। अब ये दुख जो है हमसे देखा नहीं जाता। तो हम तो भक्ति मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। हमने हमारे कर्तव्य पालन नहीं किया, अपनी बात मानी नहीं। प्रधानमंत्री जी से आंदोलन करते हुए पहुंचा रहे हैं और मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा भक्ति मार्ग का कार्यक्रम है और हमें पूरा विश्वास है कि हमने हमारा कर्तव्य पालन पूरा किया। अब जिसके प्रति अब उनकी कर्तव्य पालन की जवाबदारी है। हमारा कर्तव्य पालन हम कर चुके, जिसकी हम शरण में जाते हैं उसकी जवाबदारी कई गुना ज़्यादा हमसे बढ़ जाती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जो है उनकी जवाबदारी पूरी करे और हम वृद्ध पेंशन को न्याय दिलाए। हम तो एक ही रास्ते पे चल रहे हैं कि राम नाम चढ़ते बढ़ते रहो जब लग घट में प्राण, कमाऊ की दीन दयाल के भले पड़ेगी कान। इसी माध्यम से इसी सूत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पेंशनर्स की भक्ति, आप सबकी शक्ति और परमात्मा की कृपा निश्चित रूप से हमें विजय दिलाएगी और हमारे पेंशनर्स के चेहरे पे एक मुस्कुराहट दिखाई देगी। इसी संकल्प को लेकर हम लोग चल रहे हैं माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आप देख सकते हैं कि किस पीड़ा से हमारे देश के वो लोग गुजर रहे हैं जिसने 20 साल, 30 साल, 40 साल कोई सेमी गवर्नमेंट में, कोई प्राइवेट में, कोई अलग अलग जगहों पर नौकरी किया और 30-30 साल की नौकरी करने के बाद उनके जो जीवन के गाढ़ी कमाई के पैसे में से जो पेंशन के पैसे उन्होंने जोड़ के जमा करवाए थे सरकार के पास में, उस पेंशन के पैसे पे सरकार कुंडली मार के बैठ गई। 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए औसत सब लोगों के पड़े हुए हैं और एवज में पेंशन 1000, किसी को 1100 रुपया, किसी को 1500 रुपया मिल रहा है। औसत 1100 कुछ रुपए इनको पेंशन मिल रहा है। ये तो आप कैमरा पे इनका रुदन देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग होंगे जो नौकरी जब रिटायर हो गए होंगे, आज के वक्त में कहीं ना कहीं आप यकीन मानिए तौलिया और गांव में गमछा कहते हैं, गमछा से अपने आंसू को पोंछ रहे। रुमाल तो बहुत कम पड़ जाएगा उनके लिए। रुमाल और गमछे से अपने आंसू भिगो भिगो के और निचोड़ निचोड़ के दोबारा पोंछने पे मजबूर है। और गलती क्या है कि सरकार ने एक नीति लाई कि आप पेंशन में पैसा जमा कीजिए और आपको 5000, 6000, 7000 पेंशन मिलेंगे और मिल रहा है बदले में 1000-1500 रुपए। लेकिन एक चीज इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। किसी ने कहा ना, अंग्रेजी में 2 लाइनें कहते हैं, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। ये रोने से काम नहीं चलेगा। आपको इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ताकत आपकी वोट है और अगर आपके जीवन यापन, जिंदगी, भविष्य, वर्तमान से कोई खिलवाड़ करता है कोई भी नेता मंत्री, तो जब समय आता है तो अपने वोट की ताकत से उसको वो सबक आप सिखा सकते हैं। और अगर चूक गए उस वक्त में तो याद रखिएगा कि फिर 5 साल रोना तो पड़ेगा ही। तो कहते हैं ना कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो इस देश के 10 करोड़ से ज्यादा वो जनता जो अंशदान कर रहे हैं और 75 लाख ज्यादा से पेंशनर जो 60 से ज्यादा की उम्र में बैठ के और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अगर इन आंसुओं की कीमत इस सरकार को समझ में नहीं आई तो याद रखिएगा कि ये आंसू है, ये जब अंगारे बन जाते हैं ना तो इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो ऑलरेडी अंशदान कर रहे हैं 8 करोड़ से ज्यादा लोग, वो देख लें आपका भविष्य कि आप भी एक दिन खून के आंसू रोते नजर आओगे। इसलिए वक्त रहते चेत जाइए और जब आपके लिए कोई संघर्ष कर रहा है तो उस संघर्ष में शामिल होकर, खड़े होकर उस संघर्ष की ताकत को कई गुना आप बढ़ा सकते हैं और जीत आपके कदमों में होगा। बाकी आपकी मर्जी है। एक बुजुर्ग जब रोड पे खड़ा होकर रोता है और सांसद से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर के दूरी पर खड़ा होकर अपने पैसों की गुहार लगा रहा है, सरकार से कोई चंदा नहीं मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा है, आज उन बुजुर्गों पे क्या गुजर रहा है? Sir, I want to tell you that the definition of pension has been defeated. ये 1000, 500, 700 ये देने का इसको पेंशन जो नामकरण दिया है
डेट इज डिफीटेड। अरे भाई वो निकाल के आपको बख्शिश देंगे बोल दीजिए। पेंशन कई को बोलते हैं, ये तो हम भीख तो नहीं मांग रहे। इवन इफ द गवर्नमेंट कॉल्स अस, वी आर रेडी विथ अ डॉक्यूमेंट दैट by providing 7,500 plus DA, nothing is going to exchequer the government. Whatever the amount is laying with EPFO, proper calculation will be done. We already submitted the government. For next 10 years, if you give 7,500 plus DA, our balance will be full sufficient. Once again, on behalf of National Agitation Committee, I request government, if you are having in the mind that it is going to exchequer the government budget, this is wrong. You call us. We'll once again see that comfortably through EPFO fund, our pension can be managed. I'm sure Finance Minister, Labour Minister once again will call for a clarification to start our pension at the earliest before 31st of December. जैसे ये कह रहे हैं, मैं उसको हिंदी में तर्जुमा कर देता हूँ कि सरकार के हमें बुलाए, हम बताते हैं कैलकुलेशन क्या होता है, सब कुछ है। सरकार के पास तो इतने रिसोर्सेस है कि उनके पास एक एक कैलकुलेशन है कि कैसे इनको मिल सकता है, और वाकई इनको मिल सकता है। लेकिन देने की मनसा सरकार के अंदर होनी चाहिए, तभी तो देंगे। आज के वक्त में कोई भी पेंशन हो, आप कोई भी पेंशन उठा सकते हैं, ओपीएस हो, ओआरओपी हो, ईपीएस हो, हर पेंशन वाले इस देश में रो रहे हैं। और वो रोने वाले हैं जो जिंदगी भर मेहनत करके और बुढ़ापे में सुख चैन की रोटी खाना चाहते थे, आराम की जिंदगी जीना चाहते थे, उनका जीना हराम हो चुका है।